हेलो गाइस। तो इस ड्रामे की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है जुआन जुआन। जुआन जुआन एक स्वीट और इनोसेंट सी गर्ल है जो कि काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वो इस टाइम पर तो एक डिलीवरी गर्ल है पार्ट टाइम पर, लेकिन वैसे उसने डिज़ाइनिंग की स्टडी की है और उसका यही एम है कि वो बड़ी कंपनी में एक अच्छी सी डिज़ाइनर बनेगी। आज बेचारी जुआन जुआन का दिन ही खराब था। उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम वॉन था वो उसके साथ चीट कर रहा था और उसे उसने रंगे हाथों पकड़ा था। इसी तरह से हार्ट ब्रोकर वो अपनी एक डिलीवरी करने के लिए जा रही होती है कि यहाँ पर एक अंकल उसे सड़क पर गिरे हुए मिलते हैं। वो लोगों से कहती है कि मेरी हेल्प करो इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने में, लेकिन वो लोग उसे ही बुली करने लगते हैं कि शायद इसी की ही बाइक की टक्कर की वजह से ये अंकल बेहोश हो गए हैं। लेकिन इतने में यही सीन कोई और पास खड़ा देख रहा था और वो है हमारे ड्रामे का हीरो जिसका नाम है चैन ली। यहाँ पर चैन ली अपने फ्रेंड्स के साथ था और वो आगे बढ़ता है और जुआन जुआन की हेल्प करता है, सारे लोगों को वहां से भगा देता है और उन अंकल की भी हेल्प करता है। लेकिन बेचारी जुआन जुआन की यहाँ पर बाइक खराब हो गई थी और उसे तुरंत ही डिलीवरी टाइम पर करनी थी, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है। इस मोमेंट जुआन जुआन को बहुत स्पेशल फील हो रहा था, कोई इस तरह से उसकी पहली बार केयर कर रहा था और इसके साथ साथ चनली बहुत हैंडसम भी दिखाई दे रहा था, वो तो शर्माने ही लगती है। अब जैसे ही जुआन जुआन फारिग होती है तो थोड़ी ही देर बाद चैनली के फ्रेंड्स उसकी बाइक ठीक करा के वापस पहुंच गए थे और वो कहने लगते हैं कि बॉस हमने भाभी की बाइक एकदम चकाचक कर दी है। ये सुनते ही जुआन जुआन मन ही मन में शर्माने लगती है। भाभी का शब्द उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे ख्याल आने लगता है कि ये लड़का और साथ साथ इसके फ्रेंड्स जो इसे बॉस कह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये किसी गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है और गैंगस्टर से पाला पड़ना अच्छी बात नहीं। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, मुझे चुपचाप यहाँ से पतली गली पकड़कर निकल जाना चाहिए। वो भी अपनी बाइक पर बैठती है और लाइट की स्पीड से वहाँ से उड़ती चली जाती है। उसके बाद चनली अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा काफी करता है कि तुम लोगों की वजह से देखो इतनी इनोसेंट सी लड़की डर के भाग गई है, अब मैं उसे कैसे मिलूंगा। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली चनली वैसे तो एक मैकेनिक का रूप धारे हुए हैं, उसका अपना एक गैरेज है, ये उसका शौक है, लेकिन एक्चुअली वो एक बहुत बड़े चैन ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन ग्रैंडपा से भागा हुआ है क्योंकि वो उसकी शादी कराने के लिए उसे घर वापस बुला रहे हैं, पर वो हमेशा से जाने से इनकार कर देता है और आज भी उनके बॉडीगार्ड से यही बोलता है कि जाकर दादाजी को बता दो कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। उधर हमें युआन युआन की फैमिली को दिखाते हैं। उसकी मम्मी तो उसकी अपनी थी, लेकिन उसके डैड स्टेप डैड थे, लेकिन उसकी मामा को अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं था। अगर उन्हें अपनी कोई औलाद प्यारी थी तो वह उनका बेटा था जो कि दूसरे वाले डैड से था। आज भी वो इसी तरह की बातें कर रही होती है कि युआन युआन सुन लेती है और उसकी मम्मा से लड़ाई हो जाती है। वो मम्मा को कहती है कि अगर आपकी एक ही औलाद है, अपने ही बेटे की सिर्फ फिक्र है, तो फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और बस उसके बाद वो घर छोड़कर जा रही होती है, कितने में बारिश होती है और यहाँ पर उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। ऐसे में उसे चनली देख लेता है, भागता हुआ आता है, उसकी हेल्प करता है, उसे कवर करता है और फिर अपने साथ घर ले जाता है। उसको जो चोटें आई थी उस पर वो उसकी बैंडेज करता है, दवाई लगाता है। वो यही समझती थी कि चनली एक गैंगस्टर लगता है तो मुझे उससे दूर रहना चाहिए, तो इसलिए वो काफ़ी हेजिटेंट होती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी, तो वो बताती है कि मैं अपने होम टाउन जाना चाहती हूँ। उसका होम टाउन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और वैसे भी चनली भी वहीं कहीं रहने वाला था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए, और उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और बोलता है मुझे कस के पकड़ लेना। अब वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर वो जैसे ही बाइक से उतरने लगती है तो कुछ ऐसा होता है कि उनकी एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से युआन युआन इतना घबरा गई थी कि जल्दी में अंदर भाग जाती है। लेकिन जाते जाते उसका स्कार्फ वहीं पर ही गिर गया था, जो कि चनली समझो उसकी प्यार की निशानी समझकर अपने पास ही रख लेता है और कई घंटों तक बैठा उसे ही देखता रहता है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स को कंफर्म हो गया था कि बॉस को तो प्यार हो चुका। वो उसे यही कहने लगते हैं कि आप जाएं और उसे अपने मन की बात करें, ये ना हो वो किसी और को ही दिल दे बैठे, और वो भी फैसला कर रहा है कि मैं जाता हूँ और उससे मिलकर आता हूँ। उस टाइम पर युआन युआन अपने एक छोटे से घर में थी जो कि उसे अपने डैड की तरफ से इनहेरिटेंस में मिला था, लेकिन वहीं पर ही वॉन आ जाता है जो कि उसे पैचअप करने की कोशिश कर रहा था। उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन अभी भी वो सुधरा तो नहीं था, उसकी सिर्फ और सिर्फ अगर नजर थी तो उसकी इस घर वाली प्रॉपर्टी पर थी। इतने में वो किसी तरह से युआन युआन को अंदर ले जाता है और उसके साथ जब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर से कोई आ जाता है और वो चनली था जो उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मेरी गर्ल पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
युआन युआन बहुत शौक में थी। वो वहीं पर ही सो जाती है और चैनली सारी रात उसके पास बैठा रहता है, उसकी केयर करता है। सुबह जब युआन युआन की आंख खुलती है तो ये सब देखकर वो काफी टची होती है। उसके पास जाती है, उसे गौर से देख रही थी, सोचती है कि ये काफी हैंडसम है। इतने में वो उठ जाता है। वो घबरा कर गिरने वाली थी कि वो उसे संभाल लेता है। अब यहाँ पर उसने युआन युआन के लिए अपने फ्रेंड से कहकर नाश्ता भी मंगवाया हुआ था। वो दोनों मिलकर नाश्ता कर रहे थे कि यहाँ पर चन्नी उससे डायरेक्टली पूछ लेता है, कहता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। वो घबरा जाती है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली से लड़ाई हो गई है, बहुत लोग लगता है तुम्हें बुली करते हैं, प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। लेकिन युआन युआन उसकी आइडेंटिटी की वजह से घबराई हुई थी कि वो गैंगस्टर है, तो उसे टाल मटोल कर देती है, कहती है कि अभी मैं प्यार के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। अब उसके बाद वो एक दफा अपनी फ्रेंड चियान चियान के साथ कहीं जा रही थी कि यहाँ पर वही वॉन दोबारा आ जाता है और उसे बुली करने की कोशिश करता है। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ भी ले जाता है। उसने उसे किडनैप कर लिया था क्योंकि वो चाहता था कि जो प्रॉपर्टी उसके पास है वो मेरे नाम कर दे। उसे मालूम था कि इसकी फैमिली तो इसकी केयर करती नहीं, इसीलिए इसे पूछने के लिए कौन आएगा। लेकिन उसी टाइम पर उसके फोन पर चनली ने कॉल की थी, जो कि उसकी फ्रेंड ने उठाई थी, और उसने बता दिया था कि उसे कोई किडनैप करके ले गया है और वो वॉन है। तो तुरंत ही चनली वहां पहुंच जाता है और उसकी सुरक्षा करता है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने बंदों को कॉल करता है और कहता है कि एक आदमी को ठिकाने लगाना है। लेकिन फिर साथ ही उसे ख्याल आता है कि युआन युआन इल्लीगल कामों को पसंद नहीं करती। उसे वैसे भी मुझ पर शक है कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ। उसने कहा था कि इसे मत मारो क्योंकि इल्लीगल होगा। तो वो बोल देता है कि ऐसा करो कि वॉन को किसी ऐसे केस में फंसाओ, इतना बड़ा लॉयर हायर करो कि उसके 5-7 साल अब आगे जेल में ही कटे। अब उसके बाद वो युआन युआन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, जब तक तुम्हारे घर का लॉक चेंज नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे घर पर ही रहोगी। पहले मैं तुम्हारे घर की सिक्योरिटी की क्लियरेंस करूंगा, तभी तुम्हें वहां जाने दूंगा। अब वो उसके साथ उसके घर पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो काफी शर्मा रही थी, ये सोच कर कि जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तो चनली मेरी लाइफ में मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी लाइफ में इससे पहले उसे कभी किसी ने इतनी केयर नहीं दी थी। इतने में वो बाहर उठती है पानी पीने के लिए, लेकिन चनली हमेशा घर में अकेला रहने का आदी था, तो वो शावर लेकर टॉवल में ही बाहर निकल आता है। उसे इस तरह से देखकर वो काफी घबरा जाती है और घबरा कर जा ही रही थी कि फिसल जाती है और उसके पास ही गिर जाती है। अब तो वो इतनी एम्बेरस हुई थी कि तुरंत ही अपने कमरे में दौड़ जाती है। अब थोड़ी देर बाद चैनली उसके दरवाजे के बाहर आता है और उससे सॉरी कहता है कि मुझे लगता था कि तुम सो चुकी होगी, मुझे इस तरह से टॉवल पहनकर तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए था, गलती मेरी है। और हाँ, मैं बाहर पानी रख कर जा रहा हूँ, तुम जब चाहो बाहर निकल कर पी सकती हो। अब जब वो अगली मॉर्निंग उठती है तो उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी किया हुआ था। वो कहता है कि मैंने पहली दफ़ा किसी के लिए नाश्ता बनाया है, चख कर बताओ कि कैसा बना है। वो टेस्ट करती है तो वो काफ़ी स्वादिष्ट था। अब वो वहाँ से जा रही थी कि वो उसे रोक कर अपनी गोद में ही बिठा लेता है और कहता है कि तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। वो कहने लगती कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, गरीब घराने की, और मैं एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप कोई आम इंसान नहीं। वो कहने लगता है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? देखो, मैं बिल्कुल साधारण सा इंसान हूँ। मैं एक मैकेनिक हूँ, बहुत ही अच्छा मैकेनिक, और मेरा एक बड़ा सा गैराज है। और इसके साथ साथ ये जो लोग तुम देखती हो वो कोई और नहीं, बस मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। 200 के भाड़े पर मैं रोजाना रखता हूँ। अब ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि इतने सस्ते बॉडीगार्ड से कहाँ से मिले। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे युआन युआन की आंख खुलती है तो बेचारी का बेड गंदा हुआ था। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसे इस तरह से जैसे ही चनली देखता है तो उसके लिए घबरा जाता है। उसे रेस्ट करने का बोलता है और सुपर स्टोर जाकर बहुत सारे सैनिटरी पैड्स लेकर आ जाता है कि पता नहीं युआन युआन को कौन सा ब्रांड पसंद होगा। और उसके बाद उसके लिए अपने हाथों से सूप भी बनाता है और उसे पिलाता भी है। उसका इस तरह से केयर करना युआन युआन को बहुत पसंद आता है। अब एक दिन जब वो घर पर अकेली थी तो घर पे कोई आता है और वो थी जियांग रू। ये वो लड़की थी जिसका एक रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट, बिल्कुल चनली के गैराज के बाजू में, और वो बहुत अरसे से उस पर क्रश रखती थी। उसे जैसे ही पता चला था कि उसके घर पर कोई लड़की रह रही है तो वो गुस्से में आ जाती और जाकर उससे लड़ना स्टार्ट कर देती और बोलती है कि तुम कहाँ से चनली के काबिल हो, उसे देखो कितना मैस्कुलाइन और कितना माचो है, वो मेरी जैसी लड़की ही डिजर्व करता है, तुम में तो कुछ भी खास नहीं। अब ये सुनकर युआन युआन का काफी मूड खराब हो जाता है। उसे बुरा तो फील हो रहा था, लेकिन वो क्या करती। जब उससे पूछने के लिए चनली आता है तो वो कहती है कि तुम्हें मिलने के लिए कोई लड़की आई थी, उसका नाम था जियांग रू। ये सुनते ही वो घबरा जाता है और कहता है कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, बस वही मेरे पीछे पड़ी है। और फिर साथ ही साथ उससे पूछने लगता है कि तब भी तुम्हारा मूड खराब था, मुझे समझ आ गई, तुम्हें जेलसी फील हो रही है, और जेलसी तो प्यार की निशानी होती है। ये सुनकर वो इतना शर्माती है कि तुरंत ही अपने कमरे में भाग जाती है।
लेकिन इतने में वहाँ पर लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है। उसे अंधेरे से डर लगता था। तो यहाँ पर उसके पास चनली आता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है और वो उसे देखते ही उसे हक कर लेती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो वो उसे खुद से दूर कर देती है। लेकिन चनली वो शर्माने वाला नहीं था। वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, अगर इनकार करना है तो अभी के अभी कर दो, और अगर तुमने ना किया तो उसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। उसने ऐसे दबंग स्टाइल में से प्रपोज किया था कि वो तो इनकार कर ही नहीं पाती। जबकि उधर मम्मी डैडी युआन युआन के छोटे भाई के साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि किसी तरह से युआन युआन को वापस बुलाएं और उसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो हथियाने की कोशिश करें। और इसीलिए वो उसके बुलाने का एक बहाना ढूंढ लेते हैं। उसका एक जेड पेंडेंट था जो कि उसके डैड ने उसे अपनी निशानी के तौर पर दिया था। उस जेड पेंडेंट में उसकी जान थी। वो उसी के बारे में कहकर कि उसे आकर पिक कर लो उसे बुलाते हैं। तो इस तरह से युआन युआन को आना ही पड़ता है। युआन युआन जब बस पकड़ कर जा रही थी तो उसी टाइम पर चनली ने भी उसे देख लिया था, जो कि उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर उसकी अपनी फैमिली से लड़ाई होती है। जब वो उनकी बात नहीं मानती तो वो भी मीठी छुरी बन जाते हैं, उसे प्यार से बिठाते हैं और एक ड्रिंक देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इसी वक्त चनली ऊपर से पहुंच जाता है और उसकी सुरक्षा करता है। उसकी फैमिली को भी और जो लोग वहां पर थे उन सबको सबक सिखा देता है और कहता है कि मेरी गर्ल है। अब उसके स्टेप डैड ने उसकी ड्रिंक में एक ड्रग मिला दी थी, जिसके बाद उस बेचारी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो बहुत हॉट फील कर रही थी। वो बार बार चनली को अपने पास बुलाती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करो, मुझे काम डाउन कराओ। वो बार बार खुद को रोकता है कि तुम होश में नहीं हो और फिर उससे कहने लगता है कि ठीक है, अपने शब्द याद रखना, इसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी जो। अब उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग युआन युआन की आंख खुलती है तो वो बहुत एम्बैरस होती है जब चनली को अपने साथ इस तरह से देखती है। फिर उसे याद आता है कि ये सब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो और भी शर्माने लगती है। लेकिन चनली उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, आखिर को तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब इतने में उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। चनली के बॉडीगार्ड्स ने उसके मम्मी डैडी को पकड़ लिया था और वहाँ पर पेश कर दिया था। अब वो दोनों नीचे आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कैसी हरकत करने की आप लोगों की हिम्मत कहाँ से हुई। अब वो दोनों एकदम सीधे हुए थे और एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर युआन युआन को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि इनको छोड़ दो और यहाँ से दफा कर दो। अब वो काफ़ी रो रही थी, लेकिन जब वो वही जेड पेंडेंट देखती है जो कि उसके डैड की निशानी थी और वो उसके मम्मी डैडी से चनली ने निकलवा लिया था, तो ये देखते ही उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है। और चनली उससे कहता है कि कल जो भी हुआ था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तुरंत ही मेरे साथ चलो। और वो जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। अब जब वो शाम को घर पहुंचती है तो चनली ने उसके लिए ज़बरदस्त सा डिनर प्रिपेयर किया हुआ था। उसे ये कैंडल लाइट डिनर और उसकी हर बनाई हुई चीज़ बहुत स्पेशल फील हो रही थी और ये खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और वो कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो इतने सालों में जिसने मेरी इतनी केयर की है और मेरे लिए स्पेशली कुछ प्रिपेयर किया है, वो भी इतनी दफ़ा। अब वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेती है, इमोशनल हो गई थी, उसे हक करती है और कहती है कि मुझे हमेशा से रिश्तों में झूठ और बेवफाई ही मिली है, प्लीज़ तुम मुझसे कभी कोई धोखा ना करना, मुझसे कुछ भी झूठ ना बोलना। ये सुनते ही वो एक दफ़ा डर ज़रूर जाता है और फिर सोचने लगता है कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी इसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दूंगा कोई ठीक मौका देखकर। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी किया हुआ था। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि युआन युआन ने आज इंटरव्यू के लिए जाना था और वो भी चेन ग्रुप में। और आज चेन ग्रुप में वहाँ का असली हायर भी पहुंचा हुआ था जो कि कोई और नहीं बल्कि चनली ही था। जब वो इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी तो वहाँ पर बहुत सी गर्ल्स गॉसिप कर रही थी और यही कहती हैं कि यहाँ का जो असल हायर है वो आजकल अपनी बिलियंस की कंपनी छोड़ कर गया हुआ है क्योंकि उसकी किसी बात पर अपने दादा से लड़ाई हुई है। अब इस तरह की गॉसिप्स पर युआन युआन तो ज़रा भी नज़र नहीं डालती क्योंकि उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू पर थी। और फिर जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो वो लोग उसे लुक डाउन करने लगते हैं क्योंकि उसकी डिग्री किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं थी, लेकिन उसका जो काम था वो बहुत स्पेशल था। और इसके साथ साथ चनली ने भी वहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर यांग से मिलकर उससे कह दिया था कि आज यहाँ पर मेरी वाइफ आएगी जॉब लेने के लिए। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि उसे बिल्कुल फेयर बेसिस पर जज किया जाए, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। उसका डिज़ाइन वर्क मैंने खुद देखा है और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ काम करना डिजर्व करती है। लेकिन उसी टाइम पर अंदर ही अंदर सिफारिश चल रही थी, जब इस शाया इंटरव्यू के लिए आएगी बस उसी को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि शाया वहाँ पर लिंक्स के थ्रू पहुंची थी। तो यहाँ पर वो लोग एक कंपटीशन कराते हैं कि अभी वो लोग एक ड्रेस डिज़ाइन करके दिखाएंगे। उस डिज़ाइनिंग में वहाँ की सीनियर डिज़ाइनर तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि युआन युआन का काम बहुत इम्प्रेसिव था, लेकिन शाया जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी उसका डिज़ाइन बिल्कुल मामूली सा था। पर फिर भी जैसा कि उसे ऑर्डर्स मिले हुए थे
वो शाया के काम को सिलेक्ट कर लेती है और युआन जुआन को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। उसने तो उसे एक धक्का भी मार दिया था और यही सीन चनली ने देख लिया था और वो सारा गुस्सा मैनेजर यांग पर निकालता उसे एक थप्पड़ लगाकर कि जाओ इस सिचुएशन को संभालो। अब यांग ने एक स्पॉन्टेनियस थप्पड़ खाया था तो वो यही थप्पड़ जाकर सीनियर डिजाइनर को मार देता है और फिर खुद ही डिजाइन चेक करने लगता है। वो वाकई देख रहा था कि युआन जुआन बहुत इंप्रेसिव है। वो उससे सॉरी करता है और उसके साथ साथ उसे वहाँ हायर करने के ऑर्डर्स भी दे देता है। अब थोड़ी देर बाद युआन जुआन देखती है तो यांग के कमरे में चनली बैठा हुआ था। ये देखते ही वो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन चनली वहीं भरी खड़ा होता है और यांग को कहने लगता है कि मिस्टर, मैंने आपकी गाड़ी रेडी करा दी है, बिल्कुल चकाचक पहले जैसी हो चुकी है। और अपनी वाइफ से कहने लगता है, अच्छा मैं तो हैरान हूँ, तुम यहीं पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी? मैं तो मिस्टर यांग जो कि मेरे फ्रेंड है उन्हें उनकी गाड़ी डिलीवर करने के लिए आया था। और फिर उसे वो अपने साथ वापस ले जाता है। उसके बाद सारे लोग इकट्ठे बैठकर डिनर करते हैं और वो लोग चाहते थे कि चनली और भाभी थोड़ा एक दूसरे के क्लोज तो आए। वो गेम्स खेलने लगते हैं और उन्हें एक लॉलीपॉप शेयर करने को बोलते हैं, लेकिन लॉलीपॉप तो उन्होंने बीच से हटा लिया था तो इसकी वजह से उनकी किस हो जाती है। ये देखकर वो सारे लोग काफी खुश होते हैं। अब अपने आप को जॉब मिलने की खुशी में युआन जुआन इतनी खुश थी कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। अब यहाँ पर चनली उसे कैरी करता है और घर तक लेकर जाता है। वो उसे उसके कमरे में ड्रॉप करता है, उसके बाद उसके फॉरहेड पर एक किस करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जबकि युआन जुआन वो उसी नाइटी को देखे जा रही थी जो कि उसने चनली के लिए खरीदी थी, लेकिन उसे पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी जॉब का पहला दिन स्टार्ट कर लेती है। उसे भी हायर किया गया था और उसके साथ साथ शाया को भी, लेकिन शाया को तो सारे बहुत प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, लेकिन उसे रियल काम कराने की बजाय उसे बार बार कॉफी या दूसरी चीजें खरीदने के लिए इधर उधर बस दौड़ ही लगवाई जा रही थी। इसी वजह से वो बेचारी बहुत थक जाती है और इन दी एंड उसे एम्बेरस करने के लिए वो लोग उसे नीचे भी गिरा देते हैं और उसके कपड़ों पर ड्रिंक्स भी गिर गई थी। यही बात टीम लीडर के थ्रू मैनेजर यांग को पता चलती है तो वो उस टीम लीडर लिंग को डांटता है और उससे कहता है कि जाओ और देखो कोई भी युआन जुआन को बुली ना करे। वो इतना गुस्से में आ गया था कि उसे देखते ही लिंग को शक होने लगता है कि कहीं मिस्टर यांग इनका अंदर ही अंदर युआन जुआन से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। लगता है कि ये उसकी मिस्ट्रेस है। अब शाम को जब युआन जुआन घर जाती है तो उसके बाद वो फ्रेश होती है और वही नाइटी पहनकर बिल्कुल चनली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो इतना शॉक्ड रह जाता है कि उससे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। वो ये देखते ही घबरा कर वहाँ से जाने लगती है कि वो उसे पकड़ता है और अपनी गोद में ही बिठा लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस सब में बहुत सुंदर लग रही हो। उसके बाल भी भीगे हुए थे तो उसके हेयर भी ड्राई करता है। युआन जुआन ने एक बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर जाना था। यहाँ पर उसे अपने साथ टीम लीडर लिंग लेकर गया था और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम यांग की मिस्ट्रेस हो, लेकिन अगर तुम उससे रिलेशन रख सकती हो तो मुझ में क्या बुराई है। वैसे भी मैंने सुना है कि यांग भी मैरिड है और तुम भी। लेकिन ये सुनते युआन जुआन को अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के अलावा और किसी से प्यार नहीं करती और मेरा यांग से कोई रिश्ता नहीं। अब वो जहाँ होटल में रह रही थी तो मिस्टर लिंग उसे एक हैंड बैग भी गिफ्ट करता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है और तुरंत ही कॉल करती है और चनली से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, ये दुनिया बहुत बुरी है। और चनली उसने उसे एक सरप्राइज देने का फैसला किया हुआ था। वो उसी के ही होटल में उसी के ही बाजू वाले कमरे में अभी अभी पहुंचा था। वो कहता है तुम मिस कर रही हो तो मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ, और इसके साथ ही वो दरवाज़ा खोलती है और चनली अंदर आ गया था। वो आते ही उसे किस करता है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद अपनी वाइफ को वहाँ से वापस लेकर जा रहा था और मिस्टर लिंग ये देखते ही हैरान रह जाता है। लेकिन ऑफिस में युआन जुआन से हर कोई बुरी तरह से बर्ताव कर रहा था क्योंकि सबको लगता है कि ये यहाँ पर लिंक्स के थ्रू आई है और मिस्टर यांग की ये मिस्ट्रेस है। थोड़ी देर बाद मिसेस यांग भी वहाँ पहुँच जाती है और आते ही युआन जुआन से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को फंसाने की। अब जब वो उसकी इंसल्ट कर रही थी तो उसी टाइम पर शाया उनकी वीडियो भी बना लेती है। लेकिन जैसे ही ये बात मिस्टर यांग को पता चलती है तो उसके पास चनली भी बैठा हुआ था जो कि भागता हुआ जाता है और अपनी वाइफ की सुरक्षा करने लगता है। वो यहाँ पर मिसेस यांग को भी डांट कर कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की। अब वो उसे कैरी करता है और गाड़ी तक लेकर जाता है। वो बार बार उसे ये कह रही थी कि ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और चनली कहता है कि मुझे आंखें बंद करके भी तुम पर विश्वास है, इसीलिए अपनी सफाई पेश ना करो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिसेस यांग एक रस्सी से लटकी हुई है और उसका ठीक ठाक सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ है ये युआन जुआन का सिर्फ हस्बैंड ही नहीं है बल्कि ये चन ग्रुप का प्रिंस भी है, इसीलिए तुम सच सच बताओ कि तुम तक ये न्यूज़ किसने पहुंचाई थी।
कौन है जो जुआन जुआन के खिलाफ साजिशें कर रहा है। और ऑफ कोर्स वो शाया ही थी। और शाया ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था बल्कि मिसेस यांग की और जुआन जुआन के लड़ने की वीडियो उसने इंटरनेट पर डाल दी थी, जिसके बाद हर तरफ बेचारी जुआन जुआन को हर कोई गालियां ही दे रहा था। अब ये सारा कुछ देख कर तो चनली का और भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने आदमी को कहता है कि जाओ और मिसेस यांग से कहो कि एक वीडियो पोस्ट करे जिसमें वो सारा कुछ क्लियर करेगी। युआन युआन बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पर चैनली उसे दिलासा देता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी वही वीडियो पब्लिक हो जाती है जिसमें मिसेस यांग बार बार युआन युआन से माफ़ी मांग रही थी और कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। युआन युआन बहुत अच्छी लड़की है। अब युआन युआन जैसे ही अपनी कंपनी में पहुँचती है तो आगे उसकी मम्मी उसका वेट कर रही थी, जो कहने लगती है कि सुना है तुम्हारी बड़ी ऊंची जगह जॉब लग रही है, तुम बहुत पैसा कमाती होगी, यूं करो मुझे कुछ पैसे तो दो। और तुम्हारी इस बदनामी की वजह से, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट काम करना बंद कर चुका है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है कि मामा आई भी है तो इतने अरसे बाद मेरा हाल चाल नहीं बल्कि मुझसे पैसा मांगने। अब ये देखते ही वहाँ शाया आ जाती है और कहती है जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, बस आप ये बोल दो कि मेरी बेटी युआन युआन एक चीप मिस्ट्रेस है। और उसकी मम्मी यही बोल देती है और बहुत सारा पैसा जो वहाँ उसने उड़ाया था वो चुनकर वहाँ से चली जाती है। आज बस ये देखने के बाद युआन युआन ने फैसला कर लिया था कि उसकी कोई भी मम्मी नहीं। इतने में मिस्टर यांग भी वहाँ पहुँच जाता है और वो शाया को सजा देने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से निकालता हूँ। लेकिन शाया बोलने लगती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं किसके लिंक के थ्रू यहाँ पर आई हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड के डैड चैन ग्रुप में डायरेक्टर है। और ये सुनते ही चैन को समझ आ जाती है कि ये किस डायरेक्टर अंकल की बात कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने अपना बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर बुला लिया था। वो जैसे ही चनली को देखता है तो वो तो नील डाउन ही कर जाता है। अब इस टाइम पर चनली उसे इशारों में समझा देता है और कहता है कि शायद तुम कुछ गलत समझे हो, मैं तो एक सिंपल सा मैकेनिक हूँ और युआन युआन का हस्बैंड। अब वो बॉयफ्रेंड भी चनली को कवर करने लगता है और फिर कहता है कि सारी की सारी गलती शाया की ही होगी। थोड़ी देर पहले जो इतना उछल रहा था एकदम उसकी सारी हवा निकल चुकी थी। और वो शाया को कह कर जाता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो। वो हैरान रह जाती है कि होने क्या वाला था और ये हो क्या गया है। और फिर इस तरह से फाइनली ऑफिस में हर किसी को क्लियर हो जाता है कि युआन युआन कोई बुरी लड़की नहीं थी उस क्लियरेंस वीडियो के बाद। और ये सुनकर भी कि ये सब शाया का किया हुआ था, उसे निकाल दिया गया है। उधर चैनली काफ़ी परेशान था और अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं किस तरह से उसे बताऊं कि मेरी असल आइडेंटिटी क्या है। ये सुनकर वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन उसके फ्रेंड्स का कहना था कि बॉस आप यही बताएंगे ना कि मैं गरीब नहीं बल्कि बहुत बहुत अमीर हूँ तो ऑफ कोर्स वो खुश ही होगी, हर लड़की खुश होगी। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम नहीं जानते, युआन युआन बाकी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। वेल अब यहीं पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है लिली। लिली और चनली इन दोनों का बचपन एक साथ ही गुजरा था। लिली अब अब्रॉड से वापस आई थी और उसे कहने लगती है कि मैंने दादाजी से सुना है कि तुम इतने सालों से अब गैराज में ही रह रहे हो, चलो घर वापस चलो, मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली बचपन में उसके फेस पर एक बर्थ मार्क था और अब उसने सर्जरी से वो रिमूव करा लिया है, वो बहुत सुंदर हो चुकी है। उससे कहती है कि जितने तुम हैंडसम हो मैं भी तुम्हारे बराबर खड़े होने के काबिल हो चुकी हूँ। लेकिन वो कहता है कि प्लीज़ ऐसी बातें ना करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वैसे भी मेरी लाइफ में पहले ही कोई है। अब उसके जाने के बाद उसे पता चलता है कि चैनली की लाइफ में एक लड़की है। तो ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो कौन चुड़ैल है जिसने मुझसे मेरा फियांसे छीनने की कोशिश की है। अब उसके बाद वो सीधा जाती है और जाकर युआन युआन से लड़ाई शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा बचपन का प्यार मुझसे छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसे लगता है कि ये भी कोई मिस्टर यांग की ही जानने वाली होगी। वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब उसके बाद थोड़ी ही देर में वो रोड पर देखती है तो कुछ गुंडे थे जो कि आज लिली को बुली कर रहे थे। वो जाती है और उसकी हेल्प करती है, पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और उन सारों को वहाँ से भगा देती है। लिली बेचारी को चोट भी लग गई थी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कैरी करके पहुँचा दूंगी। अब वो उसे पिगी बैग कैरी करती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा तुम्हारे बचपन के प्यार से कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं तो खुद मैरिड हूँ। ये सुनकर अब लिली को थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है कि शायद वाकई कुछ ऐसा होगा। वो उसे अपने साथ घर लेकर आती है और अपने हाथ के बने हुए नूडल्स भी उसे खिलाती है। लिली बहुत रिच फैमिली से थी। इस तरह का सिंपल फूड आज उसने पहली दफ़ा खाया था और उसे काफ़ी पसंद भी आया था। वो यहाँ पर युआन युआन से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेती है और जाते जाते उसके जूते भी नहीं थे तो वो उसे अपने स्नीकर्स गिफ्ट में दे देती है और बोलती है कि ये दोस्ती का पहला तोहफा ही समझो। और इसके साथ ही लिली को वो काफ़ी अच्छी लगी थी। अब थोड़ी देर बाद जब लेट घर पर चैनली आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने आज एक नई फ्रेंड बनाई है और वो उसे मिलने के लिए घर पर भी आई थी।
तो वो काफ़ी खुश होता है। और इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ भी उसे मिली थी, और वो ये थी कि युआन युआन का ट्रांसफ़र अब हेडक्वार्टर में हो चुका था। आज वो नए ऑफिस में जा रही होती है कि यहीं पर ही एक बूढ़े से दादाजी थे जो कि कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पैसे नहीं लाए थे, जिसकी वजह से वो शॉपकीपर बहुत बदतमीजी करता है। लेकिन युआन युआन उनकी हेल्प करती है और उनकी जगह पैसे देती है और दादाजी की बहुत रिस्पेक्ट करती है। इसकी वजह से उन्हें युआन युआन बहुत पसंद आई थी। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी, क्योंकि तुम बहुत ही स्वीट और काइंड गर्ल हो। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दादाजी कोई और नहीं बल्कि चैन ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये चैन ली और उसके छोटे भाई लिंग इन दोनों के दादा हैं। लिंग आजकल कंपनी को संभाल रहा था, जबकि चैनली भागा हुआ था। दादाजी कहते हैं कि मैं चैनली को इस लड़की को रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैंने उसका नंबर भी ले लिया है। लेकिन लिंग कहता है कि आपको पता नहीं दादा, चैनली की लाइफ में तो पहले ही कोई आ चुका है। तो वो कहने लगते हैं अच्छा, तो फिर ये लड़की मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लेता हूँ, इसे मैंने अपनी बहू तो बनाना ही है, तो क्यों ना तुम्हें उसके साथ डेट पर भेज दूँ। और ये कहते हुए लिंग के साथ उसका नंबर भी शेयर कर लेते हैं। उधर दादाजी ने आज एक्टिंग की थी लिंग के साथ मिलकर, और वो बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। इसी बहाने उन्होंने चैनली को बुलाया था, जो कि उन्हें मिलने के लिए नहीं आता था। वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे मेरी आखिरी विश ही समझो, लेकिन मुझे उस लड़की से मिलाओ जिससे तुमने शादी कर ली है। मैं भी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो दादाजी से वादा कर लेता है कि ठीक है, मैं उसे आपको मिलने को ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिर उसके बाद वो फाइनली युआन युआन को अपने साथ हॉस्पिटल में ले आता है। और जैसे ही दादाजी उसे देखते हैं तो कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खुल उठी। यही तो वो लड़की है जिसे मैंने इतना पसंद किया था, और इसे ही तो मैं अपनी बहू बनाना चाहता था, और तुमने इससे पहले ही शादी की हुई है। वाह, तुम्हारी और मेरी चॉइस तो बिल्कुल एक जैसी है। और इसके साथ ही युआन युआन को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिखाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में उन्होंने छुपा कर रखे हुए थे अपनी बहू के लिए। वो गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा कीमती थे, एंटीक्स में से थे। ये देखकर तो वो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये सब क्या। लेकिन चैनली यहाँ पर कवर करने लगता है और कहता है कि दादाजी ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं और ये सब रेप्लिकास हैं। वेल, अब युआन युआन को यहाँ पर एक दफ़ा लिली नज़र आती है और वो दोनों दोबारा से मिलती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। लिली उससे कहती है कि जब से मैं अब्रॉड से आई हूँ तुम मेरी पहली फ्रेंड बनी हो, और मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। मेरी बर्थडे आने वाली है, अपने लिए भी ड्रेस सेलेक्ट करूँगी और तुम्हें भी गिफ्ट दूंगी। लेकिन वो ड्रेसेस इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव और इतने लग्जरी थे कि वो देखते ही युआन युआन की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो क्यों ना हम दोनों कहीं खाने पर चलें, और इसी तरह से तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब वो उसे अपने साथ एक सिंपल सी जगह पर खाना खाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर खाना खाते हुए वो बहुत हेजिटेट कर रही थी, लेकिन युआन युआन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, इस रेस्टोरेंट में मैंने पार्ट टाइम जॉब की है, यहाँ की हाइजीन बहुत अच्छी है, तुम ये खाना खा सकती हो। लेकिन उस खाने में कोरिएंडर थे जो कि उसे पसंद नहीं थे, और वो उसकी खातिर एक एक कोरिएंडर को वहाँ से चुन कर निकालती है। ये जेस्चर उसका लिली को बहुत अच्छा लगा था। लिली ने अपनी कल होने वाली बर्थडे पर भी उसे इन्वाइट किया हुआ था, और वो उसे बताती है कि कल मैं अपने बचपन के प्यार को प्रपोज करने वाली हूँ, इसलिए कल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल डे है। अब यही बात युआन युआन जाकर चैनली को बताती है कि मेरी जो नई फ्रेंड बनी है कल उसकी बर्थडे है, मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। तो वो उससे कहने लगता है कि क्यों ना तुम अपने हाथों से उसके लिए एक स्पेशल केक बनाओ, यही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। और फिर उसके बाद वो दोनों इकट्ठे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैनली ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया हुआ था, और फिर वो केक बनाने में भी उसकी हेल्प करने लगता है। अब शाम को बर्थडे पार्टी थी, उसमें जैसे ही युआन युआन पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ गर्ल्स उसे बुली करने लगती हैं उसके सिंपल से हुलिये की वजह से। वो कहने लगती हैं कि ये कोई फ्री का खाना खाने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन इतने में ऊपर से लिली पहुँच जाती है, जो कि उन बुलिस की अकल ठिकाने लगाती है और कहती है कि यहाँ पर मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड है। युआन युआन को काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है जब वो देखती है कि लोग इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा केक। लेकिन ये भी लिली के लिए बहुत स्पेशल था। वो उसका थैंक्स करके वो गिफ्ट रख लेती है। और तो यहाँ पर युआन युआन की किसी स्पेशल पर्सन से मुलाकात हुई थी, और वो थी उनके देश की सबसे बड़ी डिज़ाइनर, जो कि उसे अपना पर्सनल कार्ड भी देती है और कहती है कि तुम जब चाहो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो, हम आइडियाज़ शेयर करेंगे।
अब ये सुनते ही युआन युआन तो खुशी से पागल हो गई थी। अब इतने में वो वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर चन ली की एंट्री होती है, जो कि दादाजी की तरफ से उसे गिफ्ट देने के लिए आया था और अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर लिली उसका हाथ पकड़ती है और सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि हमारी फैमिलीज के बीच पहले ही बात हो चुकी है और हम बहुत जल्दी इंगेजमेंट करने वाले हैं। ये सुनते ही चन ली तो हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और तुम ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। इतने में वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर उसे दिखा देता है, जिस पर युआन युआन की फोटो थी। ये फोटो देखते ही लिली का तो दिमाग घूम जाता है, वो गुस्से से पागल हो गई थी। अब जब तक युआन युआन वापस आती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, उस पर एक ड्रिंक भी गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड बनी हुई थी, लेकिन तुम ही वो चुड़ैल हो जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। वो उसका दिया हुआ केक भी फेंक देती है। गुस्से में वहाँ से चली गई थी। अब थोड़ी देर बाद लिली की मम्मी वहाँ आ जाती है, जो कि बहुत एरोगेंट और फसाद की असल जड़ थी। वो वहाँ पर बहुत सारा पैसा थ्रो करती हैं और कहने लगती हैं कि ये है वो गिरी हुई लड़की जिसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। वो उसकी बोली लगा रही थी कि तुम मेरी बेटी का प्यार छोड़ने की क्या कीमत लोगी, लेकिन इतने में ऊपर से कोई यहाँ पर पहुँच जाता है और वो था चन ली और उसके साथ साथ लिंग भी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इन सब बातों की वजह से अब युआन युआन को पता चल गया था कि चन ली कौन है। चन ली ही चन ग्रुप का हायर है। वो उस पर चिल्लाती और कहती है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने क्यों आए हो जब हमारा रिश्ता ही खोखला है। मैंने पहले ही दिन तुमसे कहा था कि मुझसे झूठ ना बोलना, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। और इसके साथ साथ आंटी भी वहाँ बहुत बातें लगाती हैं और चन ली से कहती हैं कि तुमने किससे शादी कर ली है, सिर्फ मेरी ही बेटी तुम्हारे काबिल है। ये सब सुनकर तो और भी युआन युआन का दिमाग खराब हो गया था। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अब चन ली उसके पीछे पीछे आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो टैक्सी पकड़कर निकल गई थी और बस उसके पीछे दौड़ते दौड़ते चन ली को एक गाड़ी टक्कर मार देती है। अब इतने में जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हुए हुए हैं। चन ली ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ था। वो आज उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताने वाला था। जो एक राज उनके बीच था वो वही क्लियर करने वाला था। लेकिन ये सब देखकर भी उसका दिल नहीं पिघलता। वो अपना सामान पैक करती है, वहाँ से जाने वाली थी कि वो फ्रेंड उसे रोक कर बताता है कि चन ली आपसे कितना प्यार करता है, उसकी लाइफ में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। और इतने में वहीं पर ये कॉल आती है और पता चलता है कि चन ली हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही युआन युआन की तो हालत ही बिगड़ जाती है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका हाल चाल पूछ रही थी। वो इस वक्त बेहोश था, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता था कि वो कब होश में आएगा और तभी उसकी असल कंडीशन का पता चलेगा। यहाँ पर लिंग भी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी लाइफ में तुम पहली लड़की हो और आई होप कि तुम ही आखिरी भी होगी। तुम उसका पहला और आखिरी प्यार हो। एक्चुअली हम दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं और मम्मी के साथ चन ली की बनती नहीं थी, इसीलिए हमेशा हमारे घर से अलग ही रहता था। ये एक मैकेनिक है, ये झूठ नहीं है, इसे शौक है और ये गाड़ियाँ ही ठीक करता है। 3 साल से ये यही काम कर रहा है। इसने अगर तुमसे कुछ छुपाया भी है तो भी इसका मकसद गलत नहीं होगा। इतने में थोड़ी ही देर बाद चन ली होश में आ जाता है और डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है। यहाँ पर उसकी बाकी कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन उसका एक फुट काफ़ी डैमेज दिखाई दे रहा था क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था। अब ये सुनते युआन युआन वहाँ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि उसके पास तो एक गुड न्यूज़ है, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही चन ली तो खुशी से पागल हो जाता है और खड़े होने की भी कोशिश कर रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था, उसे लग रहा था कि अब वो ज़रूर उसे माफ़ कर देगी। जबकि दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाते हैं। वो चन ली को जब देखने के लिए आई हुई थी हॉस्पिटल में, तो ये देखकर उसे और भी गुस्सा आने लगता है कि ये क्या, मुझे लगा था कि चन ली मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो अब डैड बनने वाला है। इसका मतलब है उसका चैप्टर तो चन ली की लाइफ से क्लोज ही समझो। वो इतनी हार्ट ब्रोकन थी कि उसकी मम्मी अपनी बेटी को परेशान देखकर एक और ही प्लानिंग करने लगती हैं और सोचती हैं कि मैं किसी न किसी तरह से युआन युआन को चन ली की लाइफ से निकाल कर ही रहूंगी। उधर चन ली उसे सुलह करने की नेक्स्ट डे काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने डिवोर्स पेपर रख देती है और कहती है कि जो रिश्ता झूठ पर बेस करता हूँ वो बेसलेस होता है और हमारा रिश्ता भी ऐसा है, इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर चन ली काफी उसे मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि इस बच्चे की खातिर इसे मॉम डैड दोनों का प्यार चाहिए, लेकिन वो कहने लगती है कि इस बात की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। और बस वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद एक दफ़ा युआन युआन लिली से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने उसे कॉल करके बुलाया था। वो लिली को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि चन ली तुम्हारा फर्स्ट लव है, हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने किसी का प्यार किसी से नहीं छीना। लेकिन लिली उससे नहीं मानती।
वो चुपचाप वहाँ से जा रही थी कि इतने में रास्ते में उसे ख्याल आने लगता है, वही मोमेंट याद आते हैं कि उसकी युआन युआन ने कितनी केयर की थी। वो दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स मान चुकी थी और यही सब याद करके वो वापस मुड़ जाती है। लेकिन वो जैसे ही जाती है तो देखती है कि उस टाइम पर कोई युआन युआन को किडनैप करके लेकर जा रहा था। वो यही खबर चैन ली को दे देती है। चैन ली अब तक ठीक हो चुका था और वो तुरंत ही पता कराने को कहता है कि ये हरकत कौन कर सकता है। एक्चुअली ये कोई और नहीं बल्कि लिली की मम्मी थी, जिनको लगता था कि युआन युआन उसकी बेटी की खुशियों की कातिल है। कि इतने में लिली भी उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है। वो अपनी मम्मी को बार बार कॉल्स करती है क्योंकि मम्मी के बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने का अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन इतने में मम्मी को भी कोई पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि चैन ली ही था। लेकिन यहाँ पर मम्मी उसे वीडियो दिखाती है युआन युआन की और कहती है कि देखो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा, इन दोनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। सिर्फ एक शर्त है मेरी और वो ये है कि तुम दुनिया के सामने आओ और खुद की लिली के साथ एंगेजमेंट अनाउंस करो। सिर्फ इसी शर्त पर मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ूंगी। जबकि उसी टाइम पर लिली किसी तरह से अंदर चली गई थी। उसने बॉडीगार्ड्स को झांसा दे दिया था और उसी टाइम पर आंटी भी मीडिया के सामने चैन ली को लेकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो कोई भी अनाउंसमेंट करते, चैन ली को युआन युआन की लोकेशन का पता चल जाता है और वो आंटी को अकेला छोड़ता, एम्बैरस करता वो वहां से भागकर उधर ही जाने लगता है। जबकि उसी टाइम पर लिली किसी तरह से युआन युआन को वहां से बचाकर निकल रही थी। एक बॉडीगार्ड उन पर हमला करता है और इससे पहले कि वो वार युआन युआन पर लगता, उसे लिली खुद पर खा लेती है और बेहोश होने से पहले उससे कहती है कि एक दफा तुमने मुझे गुंडों से बचाया था और इस दफा मैंने तुम्हें बचाया, हमारा हिसाब बराबर हो गया। और बस इतने में चैन ली भी वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग लिली को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं और अब आंटी का रोना धोना वहाँ पर जारी रहता है क्योंकि उन्होंने ये सारा जाल बोया तो था युआन युआन के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी प्यारी बेटी वही इस सब में घायल हो जाएगी। लिली को अब सर्जरी की जरूरत थी लेकिन ब्लड नहीं था और ये ब्लड ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि लिली का ही था, जो कि बहुत रेयर था। चैन ली उसे काफी रोकता है कि देखो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस तरह से ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। पर युआन युआन क्या करती, उसके सामने जब आंटी नील डाउन होकर बैक करती है तो वो उनको इनकार नहीं कर पाती और जाकर ब्लड डोनेट कर देती है। और इसके साथ ही वो बेहोश हो गई थी। लेकिन जब वो होश में आती है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और चैन ली उसके पास बैठा हुआ था। डॉक्टर आकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा बेबी भी। अब लिली वहाँ पर आती है और आकर युआन युआन का थैंक्स करती है और उसके साथ साथ मम्मी भी बार बार माफ़ी मांगे जा रही थी। चैन ली तो उन्हें माफ़ नहीं करना चाहता था और कहता है कि आपकी कंपनी से हम सारी टाइज ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर युआन युआन रिक्वेस्ट करती है कि इनको माफ़ कर दो। युआन युआन मन की बहुत अच्छी थी और ऐसा लगता था कि चैन ली को एक डायमंड मिल गया है उसकी शक्ल में। अब उसके बाद फाइनली उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है और उस दिन उसकी फ्रेंड लिली उसके पास आती है, जो कि उसे एक दुल्हन की तरह सजाने लगती है और एक बुके भी देती है और बोलती है कि आज तुम्हारा स्पेशल डे है। अब चैन ली उसके पास आता है एक बुके लिए हुए, उसके सामने नील डाउन करता है और उसे प्रपोज करने लगता है। वो बोलती है कि शादी तो हमारी पहले ही हो चुकी। वो कहता है कि शादी बेशक हो गई है लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी वेडिंग भी देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ इस तरह का प्रपोजल तो तुम्हारा अधिकार था। और इसके साथ ही वो यस करती और वो दोनों एक हैप्पी कपल बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।